11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है हरे राम, मुजफ्फरपुर बिहार, डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी 1996। कुंडली बनती है कन्या लग्न की। अब जरा ध्यान से समझिए कन्या लग्न की कुंडली को। मैं थोड़ी सी बात इनको सबसे पहले बता दूं। इनकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के रविवार का जन्म है इनका। पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय। व्यक्ति जो है वो समर प्रिय है। समर मतलब लड़ना झगड़ना, लेकिन वो समर मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, युद्ध से डरता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं को जो है वो झेलने से डरता है। डर है कहीं ना कहीं कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। व्यक्ति जो है वो अंदर जो भी निगेटिव बात है उसको तुरंत ही सामने जिह्वा से प्रकट कर देता है या भाव ऐसा बना लेता है। इनकी कुंडली में अगर आप गौर करें तो ये कन्या लग्न की कुंडली द्विस्वाभाविक लग्न, केंद्र की चारों राशियां द्विस्वाभाविक राशियां बनती हैं और ये जो राशि है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। साथ ही साथ उत्तर दिशा इनकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी दिशा साबित हो सकती है। मित्र लग्न के रूप में मेष, मिथुन, सिंह और तुला ये राशियां इनके लिए मित्र साबित हो सकते हैं, पर शत्रुता कभी भी कर्क लग्न वालों से ना करिएगा। आपकी कुंडली के लिए 5 अंक बड़ा अच्छा होगा और 5 अंक अच्छा है। 14 तारीख अच्छी है, 23 तारीख अच्छी है। आपकी कुंडली में जो मैं चीज देख रहा हूं वहां पे लग्न में राहु व्यक्ति को दूसरों के अंदर कमजोरी दिखाने वाला या कमजोरी या निगेटिव ज्यादा सोच लेने वाला। जैसे कई बार व्यक्ति जो होता है वो किसी भी पक्ष को नकारात्मक तरीके से पहले देख लेता है, या फिर कई बार इनकी पत्नी जो है वो कई बार निगेटिव हो जाती है चीजों को लेकर के, या फिर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। उसके बाद अगर आप गौर करें तो इनकी कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र जो उच्च के हैं वो मीन राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति स्वग्रही हैं, यानी कि शुक्र के पास बल है। तो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में ऐसे कमजोर नहीं है, लेकिन जब आप नवांश कुंडली में देखते हैं तो यहाँ पे शुक्र नीच के हो जा रहे हैं और सूर्य नीचाभिलाषी। यहाँ पे सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं। ये व्यक्ति को परम बुद्धिमान बनाएंगे, कुशाग्र बुद्धि का, और बहुत तीव्रता से किसी भी बात को आसानी से समझने वाला बना देंगे। पर एक बात है, बताऊं, जानना चाहते हैं तो बन के रहिए। यहां पे मैं वो बात बताऊंगा बाद में। शुक्र के साथ केतु, गुरु अकेले, इस वजह से व्यक्ति कमजोर सा हो जाता है सब कुछ होने के बावजूद। पर इस कुंडली की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जन्म कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। इस कुंडली में 12वें भाव के अधिपति, 10वें भाव के अधिपति और लग्न तीनों एक साथ बैठे हैं। तो अलग बात है कि 12वें भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं तो देर से परिणाम देंगे, लेकिन देंगे जरूर। व्यक्ति को उसके साथ साथ कोई ना कोई ऑप्शन जरूर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि बुध यहां भद्र योग लगा रहे हैं, शुक्र यहाँ पे मालव्य योग लगा रहे हैं, हंस योग लग रहा है, शश महापुरुष योग लग रहा है, बुध और सूर्य बुद्धादित्य योग लगा रहे हैं। यहाँ शश महापुरुष योग बनेगा, लेकिन कमजोरी एक होगी कि तृतीय भाव के अधिपति के साथ बैठने के कारण इनका प्रभाव। देखिए एक बात बता देता हूं, ग्रह कहीं भी बैठा हो वो योग लगाएगा। बाहर बैठे हैं तो क्या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लेकिन वो यहां और केंद्र में बने तो बलवान हो जाए, या फिर अगर यहां बैठे हो तो राहु, सूर्य और चंद्रमा केंद्र में ना बैठने चाहिए, तब ये योग और प्रबल हो जाए। या फिर एक बात और बताता हूं, हम कई बार सिर्फ यही समझते हैं, हालांकि ग्रंथों में भी यही बात लिखी गई है कि शश महापुरुष योग, मालव्य योग, हंस योग, बुद्ध से बनने वाला भद्र योग, रुचक योग, ये सब केंद्र और त्रिकोण में बनने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो 6ठे, 8वें, 12वें पापग्रह के कारण अगर यहाँ पे बनेगा तो निसंदेह बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अच्छे होते हैं। पापग्रह की राशि बनी और पापग्रह बैठा तो शश महापुरुष योग नाम ना दे, पर उसका परिणाम जरूर मिलेगा व्यक्ति को, उसका प्रभाव जरूर उसके अंदर देखने को मिलेगा। व्यक्ति ऊंची प्रतियोगिता में पद हासिल करता है और प्रतियोगिता के साथ उम्र भी प्राप्त करता है। बड़े बड़े एक्सीडेंट यूं सह जाता है और कुछ भी होता नहीं है। पर एक बड़ी अद्भुत बात है कि जन्म कुंडली में बुध भद्र योग लगा रहे व्यक्ति वाणी से संबंधित कोई भी, या MBA या बैंकिंग या फाइनेंस या फिर अकाउंटेंट वगैरह के क्षेत्र में काम करे, बड़े पद पे जाकर के सरकार के साथ पर्सनल असिस्टेंट या PA बन करके अपना काम और अपना जीवन निर्वाह कर देता है, पदस्थ अधिकारी बनता है। बुद्ध से प्रभावित लोग लग्न में राहु व्यक्ति को तीखा बुद्धि का बना देंगे। व्यक्ति निगेटिव चीजें पहले देख लेता है, पॉजिटिव बाद में। निगेटिविटी ज्यादा है, छिद्रान्वेषी है, दूसरों के कमी को पहले देखता है और दूसरों के कमजोरी को बहुत जल्दी पकड़ भी लेता है। बाद में उसका परिणाम देखे, पर पहले पकड़ लेता है। उसके बाद व्यक्ति बदलने वाला है, तुरंत बदल जाता है, दूसरों से तुरंत प्रभावित हो जाता है और युद्ध से डरता है।
ये समर प्रिय वाली जो बात मैंने कही थी, वो व्यक्ति जो है वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में हमेशा लगा रहेगा। लेकिन जन्म कुंडली में सूर्य और बुध और शुक्र के नीच हो जाने के कारण यहां पे ये बात इसमें कमजोर हो जाएगी। यहां मंगल वर्गोत्तम हो रहे हैं, व्यक्ति को पराक्रम का परिणाम हमेशा देते हैं। लेकिन एक बात और भी है, तृतीय भाव के अधिपति होकर के छठे में बैठे हैं तो ये कमजोरी भी करेंगे, और इस वजह से व्यक्ति को कई बार घुमंतु, भटकने वाला, रिश्तेदारों से साथ ना मिलने वाला, कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में अकेला रहता है, एकांत रहता है, कई बार जो है वो उसके साथ कुछ अनिष्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और वो नुकसान क्या? तो जन्म कुंडली में शुक्र के साथ राहु और केतु का प्रभाव है। ध्यान से समझिए मेरी तरफ। द्वितीय भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में, ये सूत्र है, द्वितीय भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में पापक ग्रहों के साथ बढ़ जाएं या फिर किसी अन्य वर्ग चार्ट में नीच के हो जाएं या कमजोर हो जाएं, तो व्यक्ति के नेत्र की समस्या हो जाती है। व्यक्ति को नेत्र का एक बड़ा लंबा जो है वो कोई ना कोई एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जो जीवन भर उसके साथ रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो ये इनकी कुंडली में लगा हुआ है, और इनको नेत्रों की समस्या भी है, इनके नेत्र में समस्या भी है, ऐसी बात भी है। तो ये इस वजह से हुआ था। दर्शक, जब कुंडली में योग घटित होते हैं तो निस्संदेह वो बात घटित हो जाती है। मैं आपके सामने ये सुबह वाला जो कार्यक्रम बनाता हूं उसमें इस बात पे फोकस जरूर करता हूं। जैसे याद करिए, मैंने एक कुंडली बनाई थी जिसमें मैंने अल्सर के बारे में बात करी थी, जहां मैंने बताई थी बात कि छठे भाव के अधिपति अगर दशम भाव में पापक ग्रह के साथ बैठे हों, या लग्नेश अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हो और पापक ग्रह के साथ उनके संबंध बन रहे हो दशम भाव में, या लग्नेश दशम भाव में बैठे हो पापक ग्रह या रोग भाव के अधिपति के साथ, तो पेट में अल्सर देते हैं, खास करके सूर्य और मंगल या गुरु। तो ठीक उसी तरीके से जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति अगर राहु और केतु के संपर्क में हैं जैसे कि, और उसके बाद अगर ये पीड़ित हो रहे हैं, जैसे कि इनके साथ सूर्य बैठा है जो कि खुद नीचा विलासी होने वाला है, और यहां पे सूर्य जो है वो वर्गोत्तम है, यहां पे सूर्य वर्गोत्तम, यहां मंगल वर्गोत्तम, तो ये बात कहीं ना कहीं अच्छी है। गुरु वर्गोत्तम, व्यक्ति के पास बल है, लेकिन कमजोरी कहां बन रही है? सारे ग्रह इधर बैठे हैं, वामावर्त सारे ग्रह बैठे हैं। ये व्यक्ति को कई बार, यही बात मैंने जो कही थी कि व्यक्ति जो होता है वो युद्ध से डरता है, युद्ध से डरने। अब जरा ध्यान से समझिए, चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव में बैठे, द्वितीय भाव में चंद्रमा के बैठने से व्यक्ति के पास धन की समस्या कभी नहीं होगी, और व्यक्ति निरंतरता से हमेशा धन का पोषक बना रहता है, और धन हमेशा पोष करके रखता है, उसके पास धन की समस्या कभी नहीं है। शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से षडाष्टक में हैं, तो पत्नी जिद्दी और संकालू प्रवृत्ति की और आसानी से किसी पे भरोसा करने वाली हो जाती है। दाम्पत्य इनका कभी भी खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु यहां बैठे हैं, यहां सूर्य और बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं यहां राहु और केतु के संपर्क में, पर यहां पे उच्च के हैं, मालव्य योग बनेगा। नवांश कुंडली में वो भंग होता दिख रहा है। दशमांश कुंडली में अगर शुक्र को देखते हैं तो फिर से वापस वो 11 नंबर की राशि में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि फाइनल तौर पे वो व्यक्ति की जो कुंडली है उसमें शुक्र का प्रभाव उसके कर्म क्षेत्र के लिए ठीक है, व्यक्ति पद धारण कर सकता है। और पंचम भाव बलवान सूर्य और बुध के बैठने के कारण, क्योंकि जो ग्रह बैठा है ये इसके मित्र होते हैं, और शनि की राशि बन रही है, यहाँ के अधिपति निकट ही बैठे हैं स्वग्रही होकर के। इस आधार पर भी व्यक्ति कई बार छोटा मोटा बीमारी इसको हमेशा लगी रहती है, छोटी मोटी बीमारियां हमेशा बनी रहती है, ये बात है। भाग्य भाव के अधिपति शुक्र का उच्च का होकर के लग्न को देखना ये व्यक्ति के भाग्यशाली होने का प्रमाण देता है। नवांश कुंडली में वो बनते हैं लग्न के अधिपति नीच के हुए हैं, इस वजह से पत्नी कई बार जो चाहती हैं वो बहुत एक्सपेक्टेशन रख लेती हैं, संकालु प्रवृत्ति की हो जाएं, खर्च ज्यादा करें, खर्च अनियंत्रित हो, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो कुछ भी समझता नहीं है, जो भी मन में आता है वो कर बैठता है, ये बात बनती है। सूर्य के साथ शुक्र के बनने के कारण दाम्पत्य में प्रेम रहेगा हमेशा, लेकिन यहाँ पे कई बार भटकाव भी देखने को मिलता है, जहां कई बार व्यक्ति को एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। पर अगर एक बात बता दूं तो इनकी कुंडली में गुरु राहु बैठे हैं, कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए। और एक बात और भी बता दूं तो जन्म कुंडली में संतान भाव में शुक्र बैठे हैं नीच के, अगर कुंडली नहीं मिलेगी तो संतान उत्पत्ति में समस्या हो सकती है, तो ऐसी स्थिति बनती है। पंचम भाव बलवान है, ऐसे मैं नहीं समझता कि कोई भी संतति की समस्या है, क्योंकि वो ग्रह शुक्र जो है वो यहाँ उच्च का है कम से कम, और यहाँ पे वो नीच का हुआ है लग्नेश होकर के, और उसके नीच भंग के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे उसका नीच भंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन द्वितीय भाव में शनि 3 नंबर की राशि में बैठ रहे हैं, यहाँ पे चंद्रमा द्वितीय भाव में 7 नंबर की राशि में। व्यक्ति जो है वो वैश्य जाति का है, ब्राह्मण जो है वो जो एक जाति है उसकी, वो कम से कम व्यवसायिक है, उसको पता है कि किसी से कैसे लाभ लेना है, और उसको ये भी पता है कि किसी से किस तरीके का व्यवहार करना है, ये बात है।
भाग्य ठीक है, राहु और केतु के संपर्क में होने के कारण कभी कभी अवरोध उसमें उत्पन्न हो सकता है, लेकिन राहु की उच्च दृष्टि पड़ रही है इस वजह से, और राहु केंद्र में बैठे हैं, और हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में के अधिपति जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, जो इस कुंडली में भाग्येश होकर के उच्च के होकर के बैठे हैं। कन्या लग्न की कुंडली में अगर शुक्र नीच के भी बैठे हो तो भी खराब नहीं होगा, इस वजह से इसको यहाँ पे इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि शुक्र नीच के हो रहे हैं। वैसे गुरु चांडाल की स्थिति यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं। तो यहाँ पे राहु अच्छे बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। शुक्र को देख करके शुक्र धन और ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे। शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली बना देगा। मालव्य योग और हंस योग का बनना व्यक्ति को श्रेष्ठ पदों पे ले जाकर के विभूषित भी करेगा। अगर आप नवांश कुंडली में देखते हैं तो गुरु और चंद्रमा का योग, गुरु जो है वो जन्म कुंडली में 5 नंबर की राशि में सिंह राशि में बैठ करके व्यक्ति को यशोवान, कीर्तिवान और समृद्धि प्रदान करने वाले, साथ ही साथ अपने से बड़े बुजुर्गों का बड़ा ही आदर करने वाला, माता और पिता का भक्त होता है। उसके बाद व्यक्ति सभी बड़ों का बहुत ही सामान्य तरीके से यूं आदर करता हुआ चला जाता है। लेकिन कमजोरी क्या है? बदला तुरंत ही बदल जाना और दूसरों में कमजोरी ढूंढना। अपनी कमजोरी जैसे ही आती है, एक बात जो बड़ी अजीब है या अद्भुत है कि शुक्र जो हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण के अधिपति होते हैं शुक्र, और इनकी कुंडली में शुक्र की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। जन्म कुंडली में हस्त जो है वो चंद्रमा जो है वो इस नक्षत्र के देवता सूर्य होते हैं, और अधिपति जो है वो अधिपति अलग। तो नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो चंद्रमा, ये नक्षत्र चंद्रमा का है, लेकिन इसके देवता जो है वो सूर्य हैं, और दूसरे चरण के अधिपति शुक्र हो जाते हैं। अब जरा देखिए, तो शुक्र और चंद्रमा इनकी दशाएं जातक के जीवन में अच्छी रहेंगी, लेकिन इस कुंडली में कर्क राशि अच्छी नहीं है, क्योंकि पापक भाव के अधिपति होते हैं। इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं होते, शनि घसीटी देते हैं, परेशान करते हैं, मंगल इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। यानी कि कन्या लग्न की कुंडली के लिए कौन कमजोर बना? मंगल, जो कि 8वें और तीसरे भाव के अधिपति बने। ये व्यक्ति को जीवन में परेशानी देने वाले, एक्सीडेंट कराने वाले, समस्या में डालने वाले, कई बार व्यक्ति को थकाने वाले और पराक्रम का परिणाम देर से देने वाले बना देते हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में अगर आप और भी निकट से अगर समझने का प्रयास करते हैं तो गुरु का राहु के साथ बैठना कई बार पत्नी को अपने मन का करने वाला, जिद्दी और कई बार दाम्पत्य को दूर तक ले जाकर के स्थापित करता है। मतलब आरंभ में हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुश्किलें हो, पर बाद में वो धीरे धीरे समय और परिस्थिति के हिसाब से ठीक हो जाती हैं। एक बात और कहूंगा, शुभ ग्रह का नवांश बना और कन्या लग्न का दशमांश बनता है। लग्न के अधिपति भी बुध, दशमांश कुंडली के भी अधिपति बुध। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का करियर कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ही वो सटीक है और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति बुध जन्म कुंडली में योग कारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। लग्न के अधिपति होकर के देश सेवा में भेज रहे हैं। गुरु के साथ और बुध के साथ अगर केंद्र त्रिकोण का संबंध बने तो ये अच्छी बात होती है। व्यक्ति किसी को पैसे ना दे, नहीं तो निकाल नहीं पाएगा। इनका आत्मबल कमजोर हो सकता है। व्यक्ति के ऊपर इस बात का दबाव रहेगा कि वो मैं पूजा करूं ना करूं, मंत्र जपूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा समय बर्बाद हो जाए, मैं खाली पढ़ता ही रहूं या पूजा भी कर दूं, मंदिर जाऊंगा तो कहीं वक्त की बर्बादी ना हो जाए। इस तरीके के सवालों के घेरे में व्यक्ति रहता है, और कई बार व्यक्ति जो है वो द्वंद में बहुत ज्यादा बार फंस जाता है, जिससे निकालने के लिए उसको मेंटोर की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से अपने जीवन में किसी एक ऐसे गुरु को जरूर ही बना लेना चाहिए जहां से आपको लाभ मिलता रहे। क्लियर है ये बात? तो ये बात है। यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, बढ़िया है। यहाँ सूर्य बैठे हैं त्रिकोण में, यहाँ सूर्य केंद्र में, यहाँ पे सूर्य त्रिकोण में। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब नहीं है। लेकिन आप जरा गौर करते हैं तो सूर्य यहाँ केंद्र के अधिपति होकर के नीचाभिलाषी हो रहे थे, लेकिन त्रिकोण राजयोग तो बना रहे हैं, और गुरु तो केंद्र में बैठे हैं वर्ग उत्तम होकर के। तो गुरु का बल है, सूर्य का बल है, शुक्र का बल भी हो रहा है। और वैसे भी अगर आप गौर करें तो बुध और सूर्य बैठ करके व्यक्ति को चपल बुद्धि का, चंचल, चपल, चालाक और बड़े ही अच्छे बुद्धि का बना देते हैं। व्यक्ति पे विश्वास किया जा सकता है, वो विश्वसनीय है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि बुध के राशि में अगर राहु बैठे हैं तो व्यक्ति अपने अंदर जो सबसे पहले बदलाव करना चाहिए, उसको अपने स्वभाव को और भी ज्यादा नॉर्मल बनाना चाहिए। उसको तुरंत बदलने की प्रवृत्ति पे, कमजोरी से जो है वो उस पर और भी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। जो फर्म हो जाए, जो बात बोल दे उस पर लागू हो जाए, और उसको करने का, सिद्ध करने का प्रयास करे। व्यक्ति है गोरे वर्ण का है, अच्छा है। बुद्ध से प्रभावित लोग कमजोर नहीं होते, और ये व्यवसायिक नेचर को, प्रवृत्ति को पकड़ करके रखने वाले होते हैं। इस वजह से दरअसल इनके प्रयास में ये देखा जाता है कि ये किसी को छोड़ना नहीं चाहते, और दरअसल ये किसी को पकड़ना भी नहीं चाहते। ये
सबको खुश करना चाहते हैं और इस वजह से कई बार इनको मिक्सचर बनते देखा जाता है। कई बार व्यक्ति सब कई बार मिल जाता है, उसके अंदर कई बार मामा का गुण आ जाए, कई बार उसके अंदर नानी का गुण आ जाए, कई बार उसको नाना से प्रभावित होते देखा जाता है, कई बार उसको पिता से प्रभावित होते देखा जाता है, कई बार भाई से, बहन से, सब परिवार के प्रत्येक सदस्यों का वो मिक्सअप हो जाता है और सभी प्रभावों से युक्त हो जाता है। तो व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके ऊपर कई सारे ग्रहों का और कई सारे लोगों का, कई रिश्तेदारों का प्रभाव भी है। समाज के प्रत्येक वर्ग से वो प्रभावित है। ये बात है, ये बुध की बात है जो बदल रहा है। वस्तुतः बुध जो है वो भूतल का अधिपति होता है। ब्रह्मा जी ने इनको इसलिए बुध कहा था क्योंकि ये बुद्धिमान थे और निसंदेह जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर बुध बैठेगा तो व्यक्ति को आसानी से सब कुछ परखने वाला, समझने वाला, कुशाग्र बुद्धि का और तार्किक बना देता है। व्यक्ति से तर्क में कोई जीत नहीं सकता। नेत्र की ज्योति खोने का डर शुक्र के कारण, क्योंकि शुक्र नेत्र की ज्योति को कमजोर करते हैं। द्वितीय भाव के अधिपति होकर के अगर जन्म कुंडली में राहु केतु के संपर्क में हो तो व्यक्ति को कई बार एक्सीडेंट में नेत्र की ज्योति का नुकसान होता है या कई बार व्यक्ति को कष्ट होता है। चंद्रमा से सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में चौथे 10वें के संबंध में बैठे हैं, इस वजह से ये एक अच्छी बात है। बुध जन्म कुंडली में सूर्य के साथ ये बुधादित्य योग का बनना, जन्म कुंडली में 3 से 4 राजयोगों का निर्धारित होना, ये बड़ी अच्छी बात है। अष्टम भाव के अधिपति मंगल जाकर के योग बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। शनि जो है वो नीच की दृष्टि से देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को बीमारी से ही सही पर बीमारी रहते हुए भी व्यक्ति लंबी आयु जी लेता है। 12वें भाव के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में पंचम में आ रहे हैं। यश मिलेगा देर से, मेहनत करे व्यक्ति पर आगे सफलता जरूर मिल सकती है। ऑप्शन में आप क्या रख सकते हैं, आप बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में या फिर कोई भी क्षेत्र में आप नौकरी करेंगे तो किसी को संभाल सकते हैं, किसी कंपनी को संभाल सकते हैं, किसी बायोडेटा संभाल सकते हैं। पर यह व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करना चाहता है, शिक्षक बन सकता है। इनकी कुंडली में बैंकिंग, शिक्षक और फाइनेंस, अकाउंटेंट वगैरह के क्षेत्र में काम करने का योग भी बनता है। सूर्य बालावस्था के, इस वजह से मेहनत बाकी है। चंद्रमा वृद्ध हैं आपकी कुंडली में डिग्री में 19 डिग्री के, इस वजह से उनको भी बल देने की आवश्यकता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ, गणेश जी के मंत्रों का जप, हमेशा ही गणेश जी के मंत्रों का जप होठों पे याद रहे और हमेशा ही गणेश जी को अपना संगी बना लीजिए। आपकी कुंडली के हिसाब से 5 तारीख मैंने बताया बहुत अच्छी होगी और बुधवार का दिन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब भी और कोई चीज बाकी है तो मंगल की दशा आपकी कुंडली में 25% का परिणाम करेगी जो आपसे मेहनत करवाएगी। बुध की दशा आपकी कुंडली में, बुध मृतप्राय हैं, लग्नेश होने के बावजूद मृतप्राय हैं, लेकिन सूर्य के साथ बैठे हैं तो कम से कम देर से ही सही परिणाम जरूर देंगे। इस वजह से ही गणेश जी के मंत्रों का जप करने को बोल रहा हूं। अपने घर में बड़ी सी गणेश जी की तस्वीर लगाइए या अपने साथ लाल रंग के कपड़े में गणेश जी की छोटी सी मूर्ति पीतल की जो हो वो अपने साथ हमेशा रखा करिए। बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो गुरु आपकी कुंडली में 14 डिग्री के युवावस्था के होंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, ये अच्छी बात होती है, इसमें खराबी नहीं है क्योंकि शुक्र भी ठीक है। और अगर ऐसे बात मैं देखूं तो शुक्र भी ठीक है। राहु केतु के संपर्क में आने के कारण कई बार व्यक्ति का व्यय ज्यादा बढ़ जाता है, ये बात देखता हूं, ना चाहते हुए भी उसे व्यय करना पड़ता है। जैसे शादी विवाह में, जैसे कोई भी काम होता है घर में, कोई भी कार्य अगर होता है तो उसमें व्यक्ति को ना चाहते हुए भी दूसरों के दबाव में आकर के खर्च करना पड़ता है। गुरु के बाद अगर शुक्र, व्यक्ति जो है वो वृद्ध अवस्था में शुक्र बैठे हैं, इस वजह से और नवमांश कुंडली में नीच के भी हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि कन्या लग्न की कुंडली में किसी भी वर्ग चार्ट में शुक्र अगर नीच के होंगे तो थोड़े बहुत अमूल चूल परिवर्तन के साथ परिणाम दे जाते हैं। पंचम भाव बली है, कमजोर नहीं है। हाँ, पंचम भाव के कारक गुरु भी ठीक है, खराब नहीं है, इस वजह से संतान उत्पत्ति की समस्या नहीं होनी चाहिए। शुक्र भी उच्च के बैठे हैं लग्न कुंडली में, खराब नहीं है, ये काम चलेगा। शनि मृतप्राय है, इस वजह से इस कुंडली के लिए अगर देखें तो छठे भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में वो लग्नेश से दृष्ट नहीं है। गुरु और मंगल का प्रभाव, गुरु शनि का प्रभाव बुध को प्रभावित कर रहा है, इस वजह से व्यक्ति के अंदर सरकारी क्षेत्रों में जाने का योग भी बन रहा है। छठे भाव के अधिपति छठे भाव में बैठे हैं, गुरु से संबंध नहीं बन रहा है और चौथे भाव के अधिपति चौथे भाव में, यहाँ पे स्वग्रही, यहाँ पे स्वग्रही, यहाँ पे उच्च के, यहाँ पे बली, यहाँ पे बड़े बड़े बढ़िया बैठना, ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। व्यक्ति अगर कुछ भी ना हो तो अपना कोई भी काम करना शुरू करे तो भी सफल हो जाएगा, ये बात भी पहले ही बता देता हूं। राहु और केतु आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे और आपकी कुंडली के लिए वो केंद्र में बैठे हैं और चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, परंतु फिर भी वो बाल अवस्था के होने के बावजूद भी आपकी कुंडली के लिए शुभदायी ही होंगे क्योंकि केंद्र में बैठे हैं और वस्तुतः उनकी राशि यहाँ पे दृष्टि देख रही है, ये लाभ देगी। राहु की दृष्टि यहाँ देख रही है, व्यक्ति के बुद्धिमानी में और भी ज्यादा प्रखर और प्रखरता लाने वाला
ये प्रभाव दिखता है, ये चीजें बनती हैं। आपकी कुंडली में अगर मैं दशमांश कुंडली की चर्चा कर रहा हूं तो सूर्य और बुध बहुत बढ़िया बैठे हैं। गुरु चंद्रमा व्यक्ति को रिसर्च करने वाला, खोजबीन करने वाला, बहुत ही गूढ़ तरीके से कर्म के क्षेत्र में लगने वाला, और किसी भी चीज को जब हाथ में ले लेता है तो उसको सफल करने के लिए अपना 100% देने का प्रयास भी करता है, और वो उसमें सफल भी होता है। चंद्रमा अष्टम में है। नौमांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में अगर गुरु और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे तो व्यक्ति को खराब नहीं कहूंगा, वो अच्छा है। अपने कार्य के प्रति वो समर्पित होकर के अगर वो काम करेगा तो निसंदेह आगे हो जाएगा। मंगल कमजोर हो रहे हैं, इस कारण से मैं कहूंगा कि आपका पराक्रम देर से परिणाम दे सकता है। शनि मृतप्राय हो रहे हैं, इस वजह से न्याय का कारक शनि अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो रहा हो तो न्याय देर से मिल सकती है, ये दूसरी वजह। तीसरी कि 12वें भाव के अधिपति पंचम में बैठ रहे हैं, इस वजह से देर से परिणाम मिलने की आशंकाएं देखी जा रही हैं, पर घबराना नहीं होगा। आपकी कुंडली में अगर मैं दशा की बात करूं तो शनि की दशा चल रही है अभी आपकी कुंडली में, ये 2031 तक चलेगा। और ऐसी स्थिति में कि अगर आपको मैं देखूं तो 2023 में बड़े अच्छे योग बन रहे हैं जो 25 तक आपकी कुंडली में सफलता देने वाले बन रहे हैं। इस दौरान आपको 25 तक अभी कम से कम, और उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं 25 तक तो कम से कम आपको प्रयास करना चाहिए। तब तक के लिए आगे भी अगर होगा तो दिखवा लीजिएगा, एक बार बात कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।